तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सदिश बीजगणित चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने क्या पूरा फिनिश किया है। तो आज से हम लोग एक नए पाठ का शुभारंभ करने वाले, एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। ये उसका फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन रहने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर हम लोगों का 11 है, यानी कि चैप्टर 11 त्रिविमी ज्यामिति। ठीक है, इसमें हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि समतल रेखा क्या होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले हम लोग क्या क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग 11.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे रेखा की दिग कोज्जाएं तथा दिक्-अनुपात। देखिए, रेखा की दिग कोज्जाएं तथा दिक्-अनुपात ये कहीं और से नहीं है, ये चीज़ आप ऑलरेडी ही इस चीज़ को आप लोग क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे पढ़ चुके हैं, देखिए आप लोगों ने सदिश के दिक्-अनुपात और दिग कोज्जाएं का मतलब भैया ये दिग कोसाइन, ठीक, दिग कोसाइन निकाल चुके हैं आप। दिक्-अनुपात अदिश घटक को ही तो दिक्-अनुपात बोलते हैं। ये सारी चीजें तो मैंने आपको क्या सदिश बीजगणित चैप्टर में ही सिखा दी थी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये चीज तो आपको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में ही ये चीज को मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी काफी छोटी है, ठीक, जिसमें आपको दिक् कोज्जाएं तथा दिक्-अनुपात ही निकालने रहेंगे, लेकिन रेखा के। ठीक है, और इसमें आपको एक नई चीज, नया वर्ड सुनने को मिलेगा जिसको कहते हैं दिक् संख्याएं। तो दिक् संख्याएं भी दिक्-अनुपात को ही कहते हैं। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया ये दिक् संख्याएं कह दे दी है। ठीक, दिक्-अनुपात को ही दिक् संख्याएं कहते हैं और इसको ही अदिश घटक भी कहते हैं सदिश के। ठीक है, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके बाद हम लोग 11.2 एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं कि रेखा का समीकरण हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो दो बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई रेखा, एक जो एक बिंदु के मतलब कि एक समांतर, यानी कि जो भी कोई एक रेखा है उसके समांतर सदिश, यानी कि एक बिंदु और उसके समांतर सदिश से जो रेखा बनेगी उसका समीकरण पढ़ेंगे। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। कैसे निकालते हैं, कार्तीय रूप में भी समझेंगे और सदिश रूप में भी समझेंगे, यानी कि दोनों रूप में समझेंगे कि भैया दो बिंदुओं से मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलकर जो बनेगी एक रेखा, उसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए और कार्तीय समीकरण, यानी कि कार्तीय समीकरण, सदिश समीकरण, काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फिर हम लोग क्या सीखेंगे कि दो रेखाओं के मध्य कोण, यानी कि दो रेखाएं हैं उनके मध्य कोण क्या है। बेसिकली जो आपका थ्री डायमेंशनल वाला चैप्टर है, यानी कि ये जो त्रिविमी ज्यामिति है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेखा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अगर आप रेखा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको इन सभी टॉपिक्स में कोई ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने एकदम डिटेल में समझ लिया कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्या चीज देखने वाले। बहुत से लोगों को ये चैप्टर काफी टफ लगता है, हालांकि ये चैप्टर टफ कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अगर आपने अच्छे से इसको समझ करके पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको काफी आसान लगेगा। ठीक है, ये इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सभी लेक्चर्स वॉच करेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये चैप्टर 100% मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इतना समझो कि 70 to 80% गारंटी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूं कि 70 से 80% आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, वो भी एकदम अच्छे से। बाकी का जो 10-20-30% बचेगा वो आप लोग फिर से एक बार लेक्चर्स वॉच कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा, बाकी ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे दो रेखाओं के मध्य दूरी, यानी कि जो दो रेखाएं होती हैं उनके मध्य दूरी। हम लोगों ने देखिए सदिश बीजगणित चैप्टर था, उसमें भी हम लोगों ने काफी अच्छे से काफी सारी चीजें डिस्कस की थी कि दो सदिशों के बीच का कोण, ठीक है, लंबवत सदिश, और भी काफी सारी चीजें सीखी थी, संरेख सदिश, है ना। तो ऐसा ही वहां पे सदिश की बात होती थी, यहाँ पर रेखा की बात होगी। रेखा क्या इनफिनाइट लंबाई की होती है, रेखा की बात होगी। अभी मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा। फिर हम लोग 11.3 एक्सरसाइज में समझेंगे समतल का समीकरण। ठीक, दो समतलों के बीच का कोण, समतलों के बीच की दूरी, ठीक है, रेखा और समतल के बीच का कोण, रेखा और समतल के बीच का कोण। सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं, मेरे को लगता है ज्यादा नहीं। आज पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में तो सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, जो प्रीवियस मैंने अभी अभी आपको चैप्टर जो पढ़ा है सदिश बीजगणित, उसका भी थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी एक मिनट दोस्तों, ठीक है, चलिए। हाँ, तो बाकी मैं जो अभी लास्ट हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, सदिश बीजगणित, तो उसका भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। उसी के साथ साथ इसमें ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये 11.1 एक्सरसाइज के लिए, बाकी ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या इसका पूरा पूरा बेसिक जो फंडामेंटल है उसको समझने वाले हैं कि भैया ये जो त्रिविमी ज्यामिति है ये है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको इरेज करके मैं सबसे पहले तो जो चीज़ अपन पढ़ के आए हैं सदिश बीजगणित में उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि 3D में डायग्राम बनाना होता है तो उसमें हम लोग क्या तीन अक्ष लेते हैं, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, एक जेड अक्ष लेते हैं। जेड अक्ष बेसिकली होता तो ये है, मतलब कि ये 3D शेप में मैं आपको कैसे बनाऊं, कैसे यार ये बनेगा, हाँ ऐसे ऐसे ही तो बनेगा। हाँ, ये
आप समझो कि इस टाइप से ये इसका 3D शेप बनता है, ये मतलब कि ये और ये यहाँ से ऐसे रेखा एक निकली हुई, बाकी ये समझो कि ये रेखा यहाँ पर एक बनेगी, लेकिन कॉपी में बनाते नहीं बनता है तो हम लोग इसको ऐसे इधर बनाते हैं, ये वाई एच। ठीक, तो हम लोगों ने इतनी चीज़ पढ़ी थी। ठीक, मैंने बोला था कि कोई एक बिंदु P है, कोई एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमको काफ़ी सारी जो भी चीज़ें हम निकालेंगे सब हम बिंदु P के लिए ही निकालेंगे। ये कोई पॉइंट है जो कि x से, समझिए कि मतलब x अक्ष से हम लोग इसको लेंगे मात्रक सदिश, यानी कि समझो कि ये आप कह सकते हो कि एक छोटा सा ही चला है, इसको हम लोग नाम चलो एक्स वाई जेड दे देते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड का क्या मतलब है कि एक्स का कोई पॉइंट होगा, एक्स अक्ष का कोई पॉइंट होगा, वाई अक्ष का कोई पॉइंट होगा और जेड अक्ष का कोई पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे ये बिंदु है पी, जिसका नाम है, इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु का नाम पी है, और ये हम लोगों का केंद्र है, ये होता है 0,0,0। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था ये हम लोगों का क्या है, मूल बिंदु है, आप इसको केंद्र भी कह सकते हैं, मूल बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले तो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी को देखते हैं, यानी कि मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच में दूरी कितनी है। तो दूरी नापने के लिए हम लोग क्या करते थे, एकदम बेसिक सी चीज थी, हम लोग क्या करते थे, मूल बिंदु और उस बिंदु को क्या एकदम सीधी रेखा बना देते थे, या मतलब आप कह दो कि मिला देते थे। तो हम लोग ने क्या किया, मूल बिंदु और इस बिंदु को मिला दिया है, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया ओपी वेक्टर। ये बन जाता था क्या, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर ये होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हम लोगों का क्या है, ओपी वेक्टर है। और इसकी लंबाई के लिए हम लोग क्या करते थे, इसकी लंबाई के लिए हमको जानते थे कि हम लोग लंबाई के लिए क्या करते थे, इसका परिमाण निकाल देते थे, यानी कि ओपी वेक्टर का परिमाण जो कि होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर रूट के अंदर। इतनी चीजें तो आप लोगों को पता है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी चीज पता होगी कि एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है ये, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बनता है ये, इसको हम लोग कहते हैं बीटा, और एक जेड अक्ष के साथ कोण बनता है, मैं इसको ये इरेज कर देने, 0,0 इतना तो बेसिक पता है, और ये जो एक कोण बनता है वाई अक्ष के साथ इसको कहते हैं गामा। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, तो मैंने क्या बताया, एक्स के साथ जो कोण बनता है वो अल्फा होता है, चलो मैं लिख देता हूं, यानी कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा क्या है, एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ कोण। ठीक है, बीटा क्या है, वाई अक्ष के साथ कोण, वाई अक्ष के साथ कोण। ठीक है, और ये गामा क्या है, ये है जेड अक्ष के साथ कोण, जेड अक्ष के साथ कोण। अल्फा बीटा गामा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये अल्फा बीटा गामा अभी हम लोगों को काम आएगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा गामा है इसको हम लोग दिक् कोण भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने सदिश बीजगणित में ये चीज आपको नहीं बताया था कि दिक् कोण क्या होता है, हालांकि वहां पर उसका कोई यूज नहीं था, हमको तो क्या सिर्फ और सिर्फ दिक् कोसाइन दिक् कोजैन से मतलब था। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जो अल्फा बीटा गामा क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये अल्फा बीटा गामा ये क्या है, ये दिक् कोण है, इनको आप दिक् कोण भी कहते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, दिक् कोण भी कहते हैं। अब आगे दिक् कोण तक तो बात हो गई, इसके ये कोई ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर में ओपी वेक्टर के लिए हम लोग क्या, जैसे कि हमको दिक् अनुपात निकालना है, अभी हम लोग सबसे पहले सदिश के दिक् अनुपात और दिक् कोजैन सीखेंगे। ये क्या है, ये सदिश का भी हम लोग सीख रहे हैं, अभी उसके बाद हम लोग रेखा का भी सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है, सदिश का है। तो कोई एक वेक्टर दिया है ओपी, जिसमें कि हम लोगों को क्या दिक् अनुपात निकालने हैं। तो दिक् अनुपात का क्या मतलब रहता था कि दिक् अनुपात उस सदिश के अदिश घटक को ही हम लोग क्या दिक् अनुपात बोलते हैं, यानी कि आई के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि जैसे कि ये एक्स, यानी कि एक्स और ये वाई ये जेड, क्योंकि यही इसके क्या अदिश घटक हैं। तो यानी कि इनको चलिए हम एक नाम दे देते हैं कि यानी कि ए बी सी, ये जो तीन नाम दिए हैं हमने, यही क्या है, ये हैं सदिश के, आप इनको कह सकते हो ये x बराबर, मतलब कि a बराबर x, ABC मैंने नाम दिया है। ठीक है, ये इनको आप क्या कह सकते हो, इनको आप कह सकते हो कि सदिश ओपी वेक्टर के दिक् अनुपात भी इनको कह सकते हो, और इनको आप दिक् संख्याएं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसको दिक् संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए, अब हमको दिक् अनुपात तो निकाल लिया, अब हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, हमें जरूरत पड़ेगी दिक् कोसाइन की। ठीक, यानी कि हमें कभी कभी प्रश्न में, भैया कभी कभी क्या प्रश्न में पूछा ही जाता है कि दिक् कोसाइन भी निकालिए। तो देखिए दिक् कोसाइन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दिक् कोसाइन होता है L बराबर, ठीक, दिक् कोसाइन पहली बात तो कहते हैं किसको है, इतना तो आप सभी को पता होगी, LMN। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सदिश के दिक् कोसाइन, और L बराबर क्या होता है,
ए अपॉन में वेक्टर का परिमाण, मैंने बोला कि वेक्टर मैंने यहाँ पर ओपी लिया है तो ओपी का ही मैं परिमाण भी लूंगा। ठीक, ये क्या बन गया एल। एम बराबर क्या होता है बी अपॉन में ओपी वेक्टर का परिमाण। एन बराबर क्या होगा सी अपॉन में ओपी वेक्टर का परिमाण। इनको आप सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी, ये क्या है आपके, ये क्या है, ये दिक कोसाइन है, जिनको दिक कोज्जाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या आ गए आपके, ये है दिक कोसाइन। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, इनको मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या चीज है, ये है दिक कोसाइन। ठीक, ये क्या है, ये है दिक कोसाइन, दिक कोज्जाएं भी कहते हैं, भी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस सिर्फ नाम के बोलने में चेंजमेंट है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। अच्छा, तो आप इसका करिए स्क्रीनशॉट, अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट, सिंगल बिंदु के लिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि दो बिंदु, यानी कि जो सदिश हम लोगों ने पढ़ा था कि पता चले, अच्छा कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, अभी मैं आपको जैसे बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलो इसको नहीं, मैं इसको फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इतना तो आप सभी को पता ही है। चलिए मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दो बिंदु, आपको क्या दो बिंदु दिए हैं, ये कोई एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक है, और आपको इसके अदिश व सदिश घटक बताने हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है x1 y1 z1, ये क्या है, ये इसका स्थिति सदिश है। ठीक है, ये क्या है, इसका स्थिति सदिश है। और ये b क्या है x2 y2 z2, मैंने ijk नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूं। तो ये ए बी वेक्टर, तो सबसे पहले अगर हमको ए बी वेक्टर के दिक कोसाइन दिक अनुपात निकालने हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। अभी तो ये ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, एकदम बेसिक सा काम, सबसे पहले हमारा काम होगा ए बी वेक्टर को निकालना। तो ए बी वेक्टर हम कैसे निकालते थे, ए बी वेक्टर बराबर होता था बी माइनस ए, यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाएंगे, यानी कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, मैंने डायरेक्ट किया है इस चीज को। तो ये क्या है, ये ए बी वेक्टर आ गया। अब इस ए बी वेक्टर, ठीक है, अब ये जो ए बी वेक्टर आया है, मैंने आई जे के नहीं लगाया, इतना तो अंडरस्टैंड होगा थोड़ा सा आप लोगों को। ये आई है और ये जे है, ये के है। ठीक, मैंने लिखा नहीं, थोड़ा जगह भी नहीं थी इधर। तो ये ए बी वेक्टर है। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें आपको निकालना है कि देखो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ए बी है, कोई एक सदिश ए है बी है, और दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ए बी ये है। और इस ए बी सदिश के हमको क्या दिकानुपात है, दिक कोसाइन निकालने। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, दिकानुपात निकालना। तो दिकानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, दिकानुपात मैंने क्या बोला कि आई जे के के जो भी गुणन में होता है, यानी कि ये इसके साथ में जो मल्टीप्लाइड होता है वो होता है क्या आपका दिकानुपात। या आप ऐसे बोलो कि सदिश के अदिश घटक। यहाँ पर आई जे के क्या है, सदिश है, बाकी ये सब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये क्या है, अदिश घटक है। तो अगर आपको इसके दिकानुपात निकालने होंगे तो आप बोलोगे कि a बराबर दिकानुपात है x2 माइनस x1, b बराबर क्या है y2 माइनस y1, और c बराबर क्या है z2 माइनस z1। ये क्या है, ये है दिकानुपात। ठीक है, ये क्या है, ये है दिकानुपात। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें दिक कोसाइन निकालने हैं। दिक कोसाइन के लिए मैंने क्या बताया था, L बराबर होता है A अपॉन में उस सदिश का परिमाण। ये सदिश ए बी है, इस ए बी का परिमाण कुछ भी हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, A अपॉन में ए बी सदिश का परिमाण, M बराबर B अपॉन में ए बी सदिश का परिमाण, N बराबर C अपॉन में ए बी सदिश का परिमाण। ये चीज आ गई। ठीक, और ये जो चीज आई है, देखो ए का मान कहाँ से लोगे, ये ए क्या है, ए ये चीज है, यानी कि ये है x2 माइनस x1 अपॉन में ए बी वेक्टर का परिमाण, y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी वेक्टर का परिमाण। ये सारी चीजें आप लोग क्या पढ़ करके आ रहे हो प्रीवियस लेक्चर्स में, और आप लोगों ने ये चीज सीख करके रखी है कि ये होता क्या है।
दिक अनुपात दिक कोसाइन निकालते कैसे हैं, कहते किसको, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हो। ये क्या है, ये है दिक कोसाइन। इतनी चीज़ क्लियर है। ये मैंने प्रीवियस जो भी अपने पढ़ा था उसका मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात। अभी तक क्या हम लोग सदिश का पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर रहा हूं, अब मैं बना रहा हूं रेखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेखा के दिक अनुपात दिक कोसाइन। तो मैं एक 3D में डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, ये रहा जेड अक्ष, ठीक है। हाँ, और मैंने बोला कि कोई एक रेखा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि रेखा अनंत लंबाई की होती है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, रेखा अनंत लंबाई की होती है। तो मैंने बोला ये कोई एक रेखा है, ठीक, ये कोई एक रेखा है जो कि 3D में बनी हुई है। मैं आपको 3D में, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको एकदम 3D में समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि ये आपका ऐसा डायग्राम है, ठीक है। ये 3D में आपका डायग्राम है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यानी कि ये रेखा कुछ ऐसे इस प्रकार होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 3D में रेखा है, मतलब है कि ये रेखा अगर आप देखेंगे तो देखो ये एक्स अक्ष से भी टच है, अगर आप देखोगे ऐसे इसको थोड़ा सा इधर सरकाओगे तो ये वाई अक्ष से भी टच है, जेड अक्ष से भी टच है। और अगर आप इसको, ये रेखा यहाँ पर है, तो अगर आप इसको ऐसे उठाओगे तो आप देखोगे कि ये ऐसे बाहर आएगी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये 3D में रेखा है ना, ये, ठीक है, 3D में रेखा है। क्योंकि देखो ऐसे अगर आप देखोगे तो ये एक्स से टच है, अगर इसी के समांतर आप एक रेखा बनाओगे ये, तो ये वाई से टच है। अगर आप इसी के समांतर इसको थोड़ा सा नीचे करके रेखा बनाओगे तो देखोगे आप ये जेड से टच है। तो यानी कि एक 3D में रेखा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि इसी पॉइंट पे नहीं, अगर आप किसी भी पॉइंट पे लोगे इसके अंदर, मैंने बोला कि अच्छा ये ऐसे रेखा लेते हैं, ऐसे रेखा लेते हैं, तो अगर आप इसके और इधर पास में जाओगे तो वाई से टच हो गया, ठीक है। और मैंने बोला और आगे जाओगे कहीं ना कहीं जाके ये एक्स से भी टच हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये दोनों एंगल में ये टच हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे कि यहाँ पर दो कोण बनेंगे, ठीक है, दो कोण बनेंगे। वही मैं आपको समझाने की बात कर रहा था कि यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो एक्स से भी टच है, वाई से भी टच है, भाई आधा ये ऊपर है आधा नीचे है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पर दो कोण बनेंगे। आप देखिए मेरी बात को समझिएगा कि ये क्या है, ये अल्फा कोण है, और ये क्या है, ये बीटा कोण है, ये क्या है, ये गामा कोण है। तो इसके अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएंगे, इसके दिक कोण हो जाएंगे। मेरी बात को थोड़ा सा समझते जाइएगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, ये दिक कोण है, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। ये क्या है, दिक कोण है, ठीक, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, अल्फा बीटा गामा ये क्या है, दिक कोण है, पहली बात। दूसरी चीज देखो, इसमें अगर आप देखो तो सिंपली इस अल्फा की बात अगर ले लो मैं, यानी कि देखो मेरी बात को आप समझना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये कोई रेखा है, ठीक है, और इस पे ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इस पर ये एक रेखा है। और मैंने बोला कि ये अल्फा कोण है, ये क्या है, ये अल्फा कोण है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स अक्ष पर ही इस रेखा के, वैसे तो यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं एक्स अक्ष के इस रेखा पर, यानी कि एक्स अक्ष पर इस रेखा के 4 कोण बन रहे हैं। 4 कोण कौन से बन रहे हैं, पहला तो ये समझो कि प्रथम चतुर्थांश में, ऐसे मतलब आप समझो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, फिर एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। लेकिन हम लोग एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के ही एक्स अक्ष लेंगे, यानी कि ऊपर वाला ही लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। तो देखो अब मेरी बात को समझना, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले कोण नहीं लेंगे, लेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले कोण। लेकिन देखो जब ये कोण अल्फा है तो ये कोण फिर क्या होगा, इसको बीटा तो कहना ही मत, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कह दो कि बीटा है ये बीटा वैसे बीटा नहीं है। ये कोण, ये रेखा जब ये यहाँ पर आएगी, समझो कि ये रेखा अगर मैं इसके समांतर एक रेखा बनाऊंगा, ये कोई रेखा आएगी, तो ये जो वाई अक्ष से टच होकर के कोण है ये है बीटा। लेकिन ये यहाँ पर रेखा बनी है तो मैंने यहाँ पर ही दर्शा दिया है, ठीक है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, देखो ये होता है, ये पूरा 180 होता है। 180 में से इतना कोण हमें पता है क्या है, अल्फा है। तो यानी कि 180 में से हम अल्फा को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ का कोण मिल जाएगा। तो हम 180 को क्या लिखते हैं, 180 माइनस अल्फा तो लिखे नहीं, थोड़ा सा अगर इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखोगे, पाई माइनस अल्फा। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। यानी कि यहाँ पर क्या तीन छह दिक् कोण बनेंगे, 6 दिक् कोण बनेंगे, ठीक है। इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या, हाँ दिक् कोज्याएं, ठीक, एक मिनट चलिए, दिक् कोसाइन। तो देखिए अब दिक् कोसाइन की बात हो रही है, दिक् कोसाइन की बात है, तो दिक् कोसाइन क्या होते हैं, दिक् कोसाइन होते हैं एल एम एन। एल बराबर, देखो एल बराबर तो वैसे क्या होता है, ए अपॉन में कोई भी वेक्टर का परिमाण, लेकिन एल बराबर कॉस अल्फा भी तो होता है, कॉस बीटा कॉस गामा। एल एम एन को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी तो लिखते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिख रहा हूँ, एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, ठीक। देखो कॉस अल्फा ये तो अल्फा वाले कोण के लिए होगा। अब ये पाई माइनस अल्फा वाले के लिए क्या, कॉस पाई माइनस अल्फा होगा, और कॉस पाई माइनस अल्फा यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में जब जाएंगे तो क्या निगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि आप लिख सकते हो कि माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस का कॉस बीटा। जब भाई 6 दिक् कोण बनेंगे तो 6 दिक् कोसाइन भी तो बनेंगे, 6 दिक् कोण है तो 6 दिक् कोसाइन, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, कॉस गामा माइनस का कॉस गामा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये है रेखा के दिक् कोसाइन। अब हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये रेखा की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेखा की, ठीक है। ये क्या है, ये है रेखा के दिक् कोसाइन, ये सब क्या है, रेखा के दिक् कोसाइन है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है, मैंने एकदम आपको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि ये कोण कहाँ से क्या बन रहा है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा क्या है, और ये दिक् अनुपात दिक् कोसाइन का क्या कॉन्सेप्ट है रेखा के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, कि जो 2-4 बिंदु, ठीक, एक मिनट, हाँ चलिए, ठीक, एक मिनट, हाँ चलिए। तो अब हम लोगों ने दिक् कोसाइन दिक् अनुपात तो समझ लिया, ये तो सिंगल पॉइंट के लिए। अब हम लोग अब जो समझने वाले हैं वो क्या समझेंगे, दिक् संख्याएं, ठीक, दिक् संख्याएं। और दिक् कोसाइन तो अभी हम लोग समझ लेंगे, दिक् कोसाइन समझना क्या है, हम लोगों ने इतना समझ लिया, दिक् कोसाइन मतलब हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग समझेंगे दिक् संख्याएं, ठीक है। यदि कोई रेखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यदि कोई रेखा है, मैंने बोला कि यदि किसी रेखा के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु दिए हों, तो मैं बोल रहा हूं कि ये कोई एक ए पॉइंट है, यहां से एक ये रेखा गई है ये बी पॉइंट तक, ठीक। ये कोई एक रेखा है जिसके भाई रेखा क्या 2 बिंदुओं से मिलकर के ही बनी होती है, ठीक। और मैंने बोला कि इस बिंदु के कुछ ना कुछ निर्देशांक रहे होंगे। मैंने बोला कि x1 y1, मैं नाम दे देता हूँ इसको, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये नाम रहे होंगे। तो अगर हमें इस रेखा के दिक् अनुपात निकालने तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता था, ए बी वेक्टर निकालें, ठीक। ए बी वेक्टर निकालने के बाद हम करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम रेखा के निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालना, मतलब डायरेक्ट आप x2 माइनस x1 करिए, डायरेक्ट आप y2 माइनस y1 करिए, डायरेक्ट आप
Z2 माइनस Z1 करिए, जो भी वैल्यू आएगी यानी कि A बराबर B बराबर C बराबर, डायरेक्ट आप दिक अनुपात इसके निकाल सकते हैं, जिसको दिक संख्याएं भी कहते हैं यहाँ पर, यानी कि यही रेखा क्या क्या दिक अनुपात आप कह लो या दिक संख्याएं कह लो, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको एक बात बताऊं, और ठीक एक मिनट, बनने वाली सभी ठीक। पहली चीज तो ये जो रेखा है इस पर अनंत बिंदु बन सकते हैं। अनंत बिंदु का मतलब है कि काफी ढेर सारे, देखो अगर ये मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये क्या है, ये पॉइंट्स बने हैं छोटे छोटे, और मैं एक रेखा अगर बनाऊं इस पॉइंट्स पर, तो देखो पहली चीज तो ऐसे ये अनंत पॉइंट है, यानी कि इस रेखा के अंदर ये अनंत पॉइंट्स हैं, ठीक। अगर मैं एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को जोड़ जोड़ करके वैल्यू फाइंड करूं, यानी कि काफी सारे आएंगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप ये जो रेखा है, रेखा के पहली बात तो अनंत बिंदु होते हैं, अगर आप अनंत बिंदुओं पे भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं मान, ठीक है। लेकिन अनंत बिंदुओं की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा था कि अनंत बिंदु है तो अनंत सदिश बन सकते हैं। यानी कि जैसे ये ए बी वेक्टर है, तो मैंने बोला यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर मैंने बोला कि कोई एक ये पॉइंट है, इसको मैंने सी नाम दे दिया, तो एक ए सी वैक्टर बनेगा, एक ए बी वैक्टर तो बन ही रहा है, एक सी बी वैक्टर बन जाएगा, एक बी सी वैक्टर बन जाएगा, सी ए वैक्टर बन जाएगा, यानी कि काफी सारे वेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक। सिर्फ इतनी सी बात है, यानी कि अगर कोई रेखा है तो रेखा के अनंत बिंदु होते हैं, तो यानी कि अनंत सदिश बन सकते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सदिश के दिक अनुपात होते हैं वही रेखा के दिक अनुपात होते हैं, यानी कि जो सदिश के दिक अनुपात होते हैं वही रेखा के दिक अनुपात होते हैं। लेकिन यहाँ पर आई जे के हमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो दिक अनुपात, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, आप समझिए। मैंने बोला कि रेखा के क्या अनंत समूह होते हैं, यानी कि रेखा के भाई अनंत बिंदु हैं तो अनंत समूह बनेंगे, जैसे एक ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, बी सी वैक्टर, सी ए वैक्टर। तो आप सिंपल इतना कह सकते हो कि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइज बी सी वैक्टर, ठीक। आप ये सिंपल सी बात कर सकते हो, ये लैम्डा कोई ना कोई वैल्यू है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई ना कोई वैल्यू है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस मार्कर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूंगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूंगा, मैंने बोला कि इस मार्कर को मैंने 10 पीसेस में डिवाइड किया है, 10 पीसेस में डिवाइड किया है, तो मैं अगर एक पीस को लूं तो मैं क्या इस एक पीस को उसके इस एक पीस को इसके बाकी के जो 8 टुकड़े बचे हैं, 8 टुकड़ों में से मैं एक टुकड़े को दिखा करके 8 गुना कह सकता हूं कि नहीं। मतलब कि एक इतना बड़ा टुकड़ा है जो 8 गुना है, यानी कि अगर उसको 8 बार जोड़े तो वो मार्कर फिर से बन सकता है, ठीक। मेरी बात को समझिएगा। तो यानी कि वही चीज है, और ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा उस 8 को रिप्लेस कर करके लैम्डा आया है यहाँ पर। यानी कि अगर मैं इस मार्कर के एक टुकड़े को अगर मैं ए बी नाम दूं, इस ए बी नाम दूं, तो ये लैम्डा ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो मार्कर का टुकड़ा क्या एक पॉइंट का था, और ये लैम्डा क्या है 8, यानी कि 8 ए बी, यानी कि ऐसे अगर मैं 8 पॉइंट्स जोड़ दूं तो मेरा मार्कर फिर से बन जाएगा। तो वही सिंपली कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अनंत सदिश बनेंगे यहाँ पर, बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर आप इसके अनंत दिकानुपात के समूह भी निकालना चाहें तो बस कुछ मत करिए, लैम्डा आगे लगा दीजिए, बस लैम्डा, ये अनंत समूह निकालेंगे, यानी कि अनंत दिकानुपात निकलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, एक मिनट, एक मिनट, अब देख लेते हैं कि भाई आगे क्या चीज़ है। चलिए आगे क्या चीज़ दी हुई है भाई इसमें। ठीक, चलिए 2-3 चीजें हैं हम लोग जिसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं।
अब हम लोग थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ मैं सदिश के लिए लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं ये सदिश के लिए लिख रहा हूँ, एक तरफ ये रेखा के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए, ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक रेखा है। ठीक है, ये वेक्टर है और ये रेखा है। हालांकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, सदिश और रेखा में। हम लोग ने पढ़ा है कि ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं दिक् कोण। ठीक, अल्फा बीटा गामा ये दिक् कोण होते हैं। इसमें भी अल्फा बीटा गामा दिक् कोण होते हैं, लेकिन पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी होते हैं। यानी कि आप इतना कह सकते हो कि अल्फा बीटा गामा तो होते ही होते हैं, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी इसके क्या, ये दिक् कोण ही हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि दिक् कोण। ठीक, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्फा बीटा गामा तो पढ़ा है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जो कि ये क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है? ये है दिक् कोसाइन। इनको ही भाई LMN बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि भाई दिक् कोसाइन तो LMN होते हैं, इनको भी ही बोलते हैं। ठीक है, और इसके भी दिक् कोसाइन क्या आएंगे भाई? तो इसके भी दिक् कोसाइन के 6 बनेंगे वैसे। ठीक है, यानी कि लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस बीटा, माइनस का कॉस गामा। ठीक, ये दिक् कोसाइन है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था ABC बोल सकते हैं कि ABC, जो कि ABC क्या होते हैं? ABC होते हैं दिक् अनुपात। ठीक है, ABC क्या होते हैं? दिक् अनुपात। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? ABC नहीं, हम लोग ने डायरेक्ट पढ़ा था x2 माइनस x1, हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये हम लोग ने पढ़े थे इसके दिक् अनुपात। ठीक है, रेखा के दिक् अनुपात। ये क्या है? रेखा के दिक् अनुपात। ठीक है, ये समरी है थोड़ी सी इसकी, जो कि मैंने अभी तक का हम लोग ने जितना वीडियो में पढ़ा है ये पूरा मैंने एक बार में ही लिख दिया है कि इतनी चीज़ें हम लोग ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हम लोग ने दिक् कोण, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात तीनों चीज़ समझ ली है। अब हम लोग इस लेक्चर को करते हैं एंड। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। ये पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने एकदम आपको डिटेल में समझाया त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा क्या है, और रेखा के लिए दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन, दिक् कोज्याएं, दिक् संख्याएं, क्या दिक् कोण, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी हम लोगों ने क्या इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आपको ये कैसा लगा लेक्चर आज का जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली करेंगे क्या, थोड़ा बहुत जो और कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग ने संरेख के लिए और समांतर, लंबवत और क्या कहते हैं उसके लिए रेखा के लिए दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यानी कि हम लोग सीधे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं कल के लेक्चर में। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 11.1 एक्सरसाइज का कल से हम लोग शुभारंभ कर देंगे। ठीक है, आज ही इसका इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, कल से सीधे हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।